हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शशि रंजन। मैंने अपनी ज़िंदगी के करीबन 35 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं और ये सफ़र यादों का एक लंबा सफ़र रहा। कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें, कुछ अच्छी नसीहतें और ढेर सारे गलत फैसले। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन मैं जब गुजरे वक्त पर नज़र डालता हूँ तो मुझे याद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के पिलर्स थे, जिन्होंने अपने हुनर और अपने टैलेंट के साथ लोगों को सालों साल बांध कर रखा। मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे इनमें से कुछ लोगों को नज़दीक से पहचानने और जानने का मौका मिला। मैं इन पर्सनैलिटीज़ को इनकी ज़िंदगी में तब मिला जब इनके पास पैसा, शोहरत, सक्सेस सब कुछ था और ज़िंदगी के तजुर्बों का एक ख़जाना इन्होंने अपने आप में सिमट के रखा था। यादों का और मुलाकातों का यही एक सिलसिला मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ उनकी ज़ुबानी और कुछ मेरी एक मुलाकात में। सर, आपके शुरू के दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए। हम लाहौर में थे, पार्टीशन हो गया तो यहाँ आ गए। लाहौर का जो मेरा पीरियड था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ, बिकॉज मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा पढ़ने लिखने का शौक़ था, खेलने का बहुत शौक़ था, कैप्टन था वॉलीबॉल का, कैप्टन था बैडमिंटन का, तो बहुत अच्छा था। पर एक बात थी कि हमारे फादर, ही वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, और वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर बनूँ। मैं ICS में बैठा। ICS सबसे बड़ी पोस्ट थी उस ज़माने में, इंडियन सिविल सर्विस। तो बीमार हो गया बीच में, और जब रिज़ल्ट आया तो बहुत रोया, बिकॉज कैसे आएगा। उसके बाद पिताजी ने मेरे ने कहा कि भाई तुम तो चाहो तो लंदन में चले जाओ, 6 महीने के बाद तेरी अभी डेट है, ले सकता है इश्तिहार। मैं कहा जी देखिए, भगवान को मंजूर होता तो यहीं आ जाता, मैं अब काम करूंगा ही नहीं गवर्नमेंट का। बट एक बात थी कि ड्यूरिंग में कॉलेज डेज, जब मैं BA में पढ़ता था, मुझे कुछ शौक़ लिखने का आ गया, और चूँकि ये फिल्म का मजमून, लोग फिल्म देखते थे, फिल्म का बातें आती थी, तो मैंने भी एक बार सोचा कि मैं कुछ लिखूं पेपरों में। एक कलकत्ते में एक पेपर निकलता था, उसका नाम था वैराइटीज़, न्यू थिएटर का बैकिंग था उसमें। मैंने उसको एक आर्टिकल लिखा। उस ज़माने का आर्टिकल मेरा था, अभी तक मुझे याद है, अराउंड द इंडियन स्क्रीन, जिसमें मैंने ये कहा था कि कुछ स्टोरी डालो भाई, क्या कर रहे हो, ऊट पटांग चीज़ें बनाते हो, गाना डालो, ये करो वो करो, कुछ स्टोरी डालो, कुछ सोसाइटी को बताओ क्या हो रहा है, तुम्हारी सोसाइटी में कितना कुछ हो रहा है, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉल्व तो करो। तो ये मैंने लिखा। मगर साहब वो हफ्ता जिसके बाद बीता तो मेरा आर्टिकल था ही नहीं उसमें। मैंने कहा एक और आर्टिकल लिखूँगा, तो एक और लिखा आर्टिकल, भेज दिया। फिर वेट करता रहा, वो भी नहीं छपा। उसके बाद मैंने कहा कि एक और लिखूंगा, उसके बाद फिर नहीं लिखूंगा। एक और लिखा। एक दिन पार्सल घर पे आया, तो मैं ऑफिस में जा रहा था कॉलेज, उन्हीं को वैराइटीज़ वालों का पढ़ा, तो देखा तो उसका लेटर आया था अपॉलॉजी का। जो एडिटर था, सान्याल नाम था उसका, उसने कहा कि भाई देखो, वेरी सॉरी, आर्टिकल तुम्हारे तीनों मिले, तीनों अच्छे लगे, और आज इस इशू में हम तीनों डाल दिए हैं, बिकॉज उस वक्त पूजा की हॉलीडे चल रही थे, वी कुड नॉट डू इट, तो हमको माफ़ी दे दीजिए, और हम इसके बाद आपको कहते हैं आप हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर बन जाइए लाहौर के। जर्नलिज्म से सर फिल्मों में कैसे आपने आने का सोचा? मैं वही बता रहा था, पेपर चल रहा था। 2 अगस्त को मैंने अपना पेपर पोस्ट किया, लास्ट पेपर लाहौर से। उसके बाद पार्टीशन आ गया। लकीली मेरे लिए जलंधर मेरा होम टाउन है, वहाँ मेरा एंसेस्ट्रल होम है, वहाँ हम चले गए तो आके रहे। वहाँ मेरे पिताजी के कुछ दोस्त भी थे जो आके ठहर गए, तो उसने कहा कि बलदेव एक काम कर, एक फिल्म बनाते। मैं कहा मुझे तो फिल्म बनाने के पता नहीं, क्या आंदा क्या है, पैसा लगाना है, बाकी लेना, बाकी लोग करते ही हैं इसे। ठीक है, उन्होंने पैसा लगा दिया, हम बॉम्बे में आ गए। तो हम 5 पार्टनर थे। हमारी डिफरेंस ओपिनियन हो गई कि क्या बनाया जाए। मैं कहता था कि कुछ डिफरेंट बनाओ, वो सब कहते थे कि वो बनाओ जो चल रहा है।
मैंने ठीक है भाई, अगर आपको ये लगता है आप मेजॉरिटी है तो बनाओ। वो बनाया सब पिक्चर, एक पिक्चर का नाम था करवट। वो पिक्चर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। पहली पिक्चर जो बनी तो इट वाज ए अटर फ्लॉप, दैट वाज ए करवट पिक्चर, क्योंकि वो डायरेक्टर ने इनको कुछ अंदर ही नहीं आने देते थे, तो दैट पिक्चर डिडंट डू वेल एट ऑल। अब इसमें सेकंड अब क्या करूं आगे। पहले सोचा कि किसी अखबार में नौकरी कर लेता हूं। मेरे हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर थे वो मेरे अंकल थे, दुर्गा दास। तो मैं उनको लिखा ऐसे कर, उन्होंने कहा तू आ जा, हम कर लेंगे, मगर एक बात याद रख, हार के नहीं आना। एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था पेरिसियन डेयरी, और वहाँ पर लोग मेरे जैसे जो बेकार, वहाँ फिल्म के आदमी ज़्यादातर वहाँ जाके चाय पिया करते थे। हम भी चले गए वहाँ, जाते रहे। क्यों, क्या करें, अब ढूंढना है तो कोई आदमी ढूंढो। मन मुझे समझ एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से फाइनेंसर को ढूंढो, उसको क्या कहूँ। कि एक दिन साहब ऐसे हुआ कि एक आदमी आया, उसने कहा कि अरे चोपड़ा साहब क्या कर रहे हो इधर। मैं कहा चाय पी रहे हैं। ये आदमी था IAS जौहर। उसने कहा क्या कर रहा है तू। मैं कर ही कह सकता हूँ, ना पैसा है, ना हिला है, ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, कहाँ से करूँगा। कहते एक काम कर बेटे मेरा। मैं क्या कुछ तो कर, स्टोरी ले ले कम से कम। तो CCI में ले गया, मुझे स्टोरी सुना दी। स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी। एक और आदमी जो मुझे लाहौर से जानता था, उसका नाम था मिस्टर गोवर्धन दास अग्रवाल। वो मेरे को मिला, सामने आया मेरे, कहते एक काम कर, स्टोरी है। मैं क्या है, स्टोरी सुना दे, पैसा मैं लगाऊंगा। कहता भाई स्टोरी बहुत अच्छी है एंड आई एम गोइंग टू फाइनेंस यू। ठीक है, मैं वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच, लेट्स सिलेक्ट द कास्ट एंड द क्रेडिट द डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर होगा। कहता नहीं, मेरी एक शर्त है पैसा लगाने की, और वो शर्त ये है कि डायरेक्ट तुम करो। मैंने कहा अरे पागल हो गया, मैं स्टूडियो का मुंह नहीं देखा कभी किसी का असिस्टेंट नहीं रहा, और तुम मुझे कहता मैं बना लूँ। कहता देखो चोपड़ा, या तो तुम डायरेक्टर लो और ये पड़ा है 50,000 रुपया का चेक, और या फिर वी फॉरगेट एंड पार्ट एज गुड फ्रेंड्स। मैं ठीक है फिर मैं करता हूँ। साहब वो पिक्चर बनाई, अशोक कुमार को लिया, मीना को लिया, प्राण को लिया, कुलदीप कौर थी उस ज़माने की बहुत बड़ी स्टार, उनको लिया। मैं तो पहले प्रीमियर पे नहीं गई, मैंने कहा पता नहीं लोगों ने अंडे फेंकने आपके ऊपर, क्या करना है, मैंने तो नहीं जाना। तो एक हफ्ते में पता लग गया कि पिक्चर इज ए सुपर डुपर हिट। आप सर, आपने कोई जैसा कहा कि आपके बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। नहीं, कुछ नहीं था। तो मैं तो ऐसा नहीं हुई उस वक्त। मेरा तो ये था कि मैं कैमरामैन, किसी ने कहा कि कैमरामैन को अच्छा ले ले। मैं कहा नहीं, अच्छा लूँगा तो मेरे सिर पर सवार रहेगा। आई वॉन्ट टू टेक ए कैमरामैन हु कैन लिसन टू मी। तो एक नया कैमरामैन को लिया, और उसको मैंने कहा कि देखो 3-4 महीने मेहनत करते हैं, मैं तुमको बता दूंगा मुझे क्या चाहिए। और टेक्निकली ऑल्सो वॉज पिक्चर वॉज अपलॉडेड, कि टेक्निकली वॉज वेरी गुड पिक्चर। एक चोपड़ा साहब, आपकी हर फिल्म में एक खासियत रही है शुरू से कि आपने जब भी फिल्म बनाई, या तो अहेड ऑफ टाइम्स थी या बहुत सोशली रेलेवेंट फिल्में रही हैं आपकी। तो मैंने आपको कहा ना कि मैंने जो पहले एक बार आर्टिकल लिखा था अराउंड द इंडियन स्क्रीन, उसमें मेरा यही था कि पढ़े लिखे आदमी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम ये हैं, तो ये ऐसी पिक्चर बनाओ। और आप देखिए सालों से लेकर के आज दिन तक देखिए, कोई पिक्चर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी के साथ कॉपी की है या हमने अपनी कॉपी की है। बेसिकली ही इज बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली। जो जितने मिडिल क्लास आदमी होते हैं उन्होंने दुख भी देखे होते हैं, सुख भी देखे होते हैं। वट एवर ही हैज बीन डूइंग, यू सी हिज पिक्चर, उसके बीच में इमोशन है, एक्टिंग है। एक सब्जेक्ट कोई नहीं, यही बनाया कि सब्सटेंस, उसके अंदर कोई स्टोरी में बात होनी चाहिए, कुछ कहने लायक होनी चाहिए, कुछ सोसाइटी को उसको बताना चाहिए। एक ही रास्ता जैसी पिक्चर। आपने एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म बनाई नया दौर, जिसके अंदर एक बहुत मैसेज भी था उस वक्त, उस दौर के अंदर, और लेकिन म्यूज़िक भी उसका बहुत अच्छा था, उसमें हर चीज़ का समावेश था, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी थे, उसके अंदर मैसेज भी था। एक दिन मैं श्री साउंड स्टूडियो में चला गया, तो वहाँ पर मुझे FA मिर्ज़ा, जिन्होंने नया दौर लिखा था, तो वो मुझे मिले। तो मैंने कहा क्या हाल चाल है साहब। कहते तुम बताओ आपका क्या हाल है, पिक्चर तो अच्छी तुम्हारी हिट हो गई है, अब दूसरी कौन सी बना रहे हो। मैंने कहा दूसरी पिक्चर का स्टोरी नहीं मेरे पास अभी। कहते मैंने एक स्टोरी लिखी थी नया दौर। साहब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। जब स्टोरी ख़त्म हुई तो मैंने कहा साहब बात ये स्टोरी पहले बनाऊंगा। तो एक दिन मेरे घर पे महबूब साहब आए, कहता है चोपड़ा कला तो उस पिक्चर वो जो थी पिक्चर तेरी एक ही रास्ता, वो किस्मत से चल गई,
था वो बॉक्स ऑफिस पॉइजन ही, और अभी ये ले लिया तो टांगे वाले की स्टोरी मरेगा। मैं तुम्हें से ये कहने आया हूँ, अब मत बनाइए पिक्चर। मैंने कहा महबूब साहब मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, और मुझे अच्छी नहीं लगी है तो मैं नहीं बनाऊँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादती हो जाएगी मेरे अपने आप से। साहब इसके साथ आगे हो गए, हमको वी वांट टू टेक दिलीप कुमार फॉर दैट रोल। दिलीप कुमार ने कहा नहीं 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 नहीं, वो टांगे वाली की स्टोरी महबूब साहब मुझे बताया किसी काम की नहीं है, क्या करें। मैंने वेंट टू अशोक कुमार, मैंने कहा कि थोड़ा अशोक साहब ये एक स्टोरी ले ली है, अच्छी है ये बुरी पता नहीं, और मैं फील करता हूँ कि दिलीप साहब बेस्ट थे मगर वो तो नहीं करने वाले शायद, ऐसा लगता है। कहते मुझे स्टोरी सुना, तो स्टोरी मुझे मैंने सुनाई। देखो तुम्हारा डिसीजन ठीक है कि दिलीप कुमार, मैं नहीं करूँगा उसमें काम, बिकॉज मैं टांगा वाला लगूंगा ही नहीं। तो मैंने कहा दिलीप कुमार तो माना नहीं, कहता मैं बोलता हूँ उसको। अगले दिन जाके दिलीप साहब को उसने बोला, और दिलीप साहब ने हमको बुलाया, मैं राइटर को बुला लिया और बैठ करके स्टोरी सुना दी। स्टोरी सुनाने के बाद वो उठे, मेरी वाइफ के पास गए तो कहते भाभी जी एक 5,000 रुपया है। कहते क्यों नहीं है, बोलो क्या काम है। तो फिर साइनिंग अमाउंट नहीं दोगे। चोपड़ा साहब आप जब शुरू में आए तो आप किससे प्रभावित थे, कौन लोग थे, कौन फिल्म मेकर थे जो जिनसे आप इम्प्रेस थे उस जमाने में? पिक्चर देखता था, शांताराम का, आई वाज अ फैन ऑफ शांताराम, महबूब, कारदार, ये पिक्चर्स मैं देखता था। जी जी। मगर मैं ये कभी नहीं कहता था कि ये जो बना रहा है मैं बनाऊंगा। हमेशा डिफरेंट। मैंने कोई पिक्चर ऐसी नहीं बनाई जो या महबूब के साथ मिलती हो या शांताराम के साथ मिलती हो। हालांकि देवर माई गुरुज, तो उससे प्रभावित तो था कि बहुत तगड़े डायरेक्टर थे। महबूब साहब मेरे खुद बिल्कुल भगवान की तरह दोस्त थे मेरे, शांताराम, महबूब, बिमल रॉय, ये सब आई यूज्ड टू लाइक देम। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई उन किसी के साथ इन्फ्लुएंस होकर कि मैंने कुछ बनाया होगा, नहीं। मैंने जो बनाया अपने हिसाब से बनाया। एक बार एक पिक्चर में बना रहा था साहब, गुमराह, मैंने सोचा था कि गुमराह पिक्चर बनाऊंगा। तो गुमराह पिक्चर वॉज ए वेरी डिफिकल्ट पिक्चर अगेन। मैं उसको कलर में बनाना चाहता था। डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कहा ये तो पिक्चर क्यों बना रहे हो, तो पिक्चर चलने वाली नहीं है। मैं कह नहीं, ऐसे करता हूँ मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में बना लेता हूँ, मैं बनाऊंगा ये पिक्चर। तो एक बार आदमी मज़ा आया साहब, वो आवाज़ आया कि मैं बिमल रॉय मेरे दफ्तर में आए, वो कहते चोपड़ा मैंने सुना तो ये पिक्चर गुमराह नहीं बना रहा। नहीं, मगर लोग मुझे बोलते नहीं बना रहा, अभी तक मैंने फैसला नहीं किया। कहता ऐसे करो, अगर तुम नहीं बना रहे तो ये सब्जेक्ट मुझे बेच दो, मैं ले लेता हूँ, मैं बनाता हूँ। तो मैंने कहा मैं बिमल रॉय साहब अगर आप बना सकते हैं तो मैं जिसने ली है मैं ही क्यों ना बना लूँ। मैंने कहा कि अगर ये बनाओगे तो बहुत हिट जाएगी। पर्सनली मेरी उनकी बेस्ट फिल्म है गुमराह, क्योंकि एक बहुत थिन सब्जेक्ट था जिसमें बेसिकली अगर आप एक्चुअली देखा जाए तो स्टोरी तो 1 घंटे की भी नहीं थी, मगर उन्होंने उस स्टोरी को इतनी बेखूबी से निभाया और आपको ऐसे ग्रिप करके लेके गए कि आप राइट टिल द लास्ट रील यू कैन नॉट मूव। तो इसलिए आई थिंक एंड बेसिकली इट वाज द डायरेक्टर्स पिक्चर, इट वाज द डायरेक्टर हु कैरिड यू थ्रू इन दैट पिक्चर। चोपड़ा साहब आपका एक बारे में एक और मशहूर है कि आपका एक अपना स्टोरी डिपार्टमेंट रहा है शुरू से। आप चाहे फिल्में बनाएं या ना बनाएं वो हमेशा काम करता रहा है। नहीं, वो क्या है कि मेरा एक ये शुरू से ख्याल था, जो मैं एज ए प्रोड्यूसर जब नहीं कहता बट एज ए जर्नलिस्ट, कि फिल्म बनती है स्टोरी से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द स्टोरी एंड द स्टोरी कम्स फ्रॉम ए स्टोरी राइटर। चोपड़ा जी में मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि वो कहानी पे और डायलॉग्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। एंड द स्टोरी राइटर वो होता है जो पढ़ा लिखा आदमी हो। तो मेरे को शुरू से, चूँकि मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा था ही, तो मुझे ये लगता था कि अच्छे पढ़े लिखे आदमी अगर मेरे डिपार्टमेंट में होंगे तो स्टोरी अच्छी बनेगी। और ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी है, कि एक आदमी स्टोरी बनाता है, 2 आदमी उसको क्रिटिसाइज करके उसको ठीक कर लेते हैं। तो मैं ये रखा था कि डिपार्टमेंट में अपने में 4-5 आदमी रखा था, हमेशा रखता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी आदमी ने स्टोरी बेस्ड फिल्म बनाई है तो शायद वो सबसे पहले नाम मेरे फादर का ही आएगा। ही मेक्स गिव्स सो मच इम्पोर्टेंस टू स्टोरी और अपनी स्टोरी के हिसाब से पिक्चर बनाते हैं। उनका स्क्रिप्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। आप बिलीव करोगे, कानून मैंने 1952 में ली एंड आई मेड इट 1960। तो मैंने कहा ये पिक्चर बनानी मैंने विदाउट सॉन्ग। उस वक्त जब ली थी
उस वक्त ही कहा था कि अगर कभी ज़िंदगी में मैंने पिक्चर बनाई है तो मैं विदाउट सॉन्ग बनाऊंगा, सॉन्ग के नाते नहीं लूँगा। एक और आपके बारे में बहुत मशहूर है, आपके कोर्ट सीन बहुत मशहूर है। हर फिल्मों में, जितनी आपकी फिल्में हैं उसके अंदर कोर्ट सीन बहुत इम्प्रेसिव रहे हैं। कोर्ट सीन, देखिए बात ये, जो भी सीन रखा जाए तो अच्छा होना चाहिए ना। और कोर्ट सीन तो खास करके उसके अंदर एक चीज़ होती है कहानी में, उसके अंदर एक क्लाइमेक्स होता है हर कोर्ट सीन में। तो कोर्ट सीन में भी मतलब कोई भी सीन डाला जाए तो उसका अच्छा तो बनाना पड़ेगा। सर आपने एक और फिल्म बनाई इत्तेफाक। मेरे एक दोस्त हैं हिंदी नेशनल थिएटर में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एक प्ले है अपने आकर के आप देख लो, बहुत अच्छा प्ले है। मैं कहा अच्छा आ जाते, शाम को आएंगे, मेले हैं खाली नहीं। वो मैंने पिक्चर देखी, तो प्ले देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्ले अच्छा लगा। तो मैंने उस वक्त बैठे कहा कि ये पिक्चर मैं बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर द स्क्रिप्ट इन 7 days, आई विल मेक द पिक्चर इन 30 days। और ये साफ फैक्ट है कि आप अगर मेरा क्लैपर बोर्ड का देखें इम्प्रेशन आज, उस पर लिखा हुआ था started 4th of August to be released on 10th of October and it was released on 10th of October। सर आप एक और बहुत बड़ी चीज़ आपने उस ज़माने में की, पहली बिग स्टार कास्ट फिल्म, मल्टी स्टार कास्ट फिल्म आपने बनाई, वक्त। That's what। जी, और उस ज़माने में तो कभी ऐसा कोई चलन नहीं था कि एक फिल्म में इतने सारे स्टार हों, तो आपने ये सब कैसे प्लान किया? देखिए आप कहेंगे, बाहर के लोग भी कहेंगे कि इसने बॉक्स ऑफिस के लिए ये आदमी इकट्ठे किए हैं, मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने बॉक्स ऑफिस के लिए आदमी इकट्ठे नहीं किए थे। मुझे जो आदमी अच्छे लगे थे, मुझे लगे कि ये लोग फिट हैं, इनको ले लो। उस ज़माने की बहुत बड़ी स्टार कास्ट फिल्म थी वो। उस ज़माने की ज़बरदस्त स्टार कास्ट थी। थोड़ा सा आपने इस दौर के, उस दौर के सब बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया है, राइट फ्रॉम अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त और सैकड़ों लोगों के साथ काम किया। आपके मेमोरेबल इम्प्रेशंस किसके बारे में, बहुत जहाँ आपको बहुत मज़ा आया हो काम करने में? सच सच कहूँ जी, मैंने जितनों के साथ काम किया, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। दे वर ऑलवेज, दे बिकेम माई गुड फ्रेंड, दे आर फ्रेंड्स इवन नाउ। जिसको लिया मैं, वो उसने मेरे साथ कोई कुछ ऐसा नहीं। दिलीप साहब टॉप पे थे, अशोक साहब टॉप पे थे। मेरे हिसाब से कोई आदमी ऐसा नहीं मैं कह सकता जिस आदमी ने कि मुझे ये कोई तकलीफ दी हो। आई एम नॉट एट ऑल, किसी की शिकायत है ही नहीं मुझे। आई हैड ए वेरी वंडरफुल टाइम। चोपड़ा साहब के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की। मेरी शुरुआत जब हुई तो चोपड़ा साहब फराखरा के दूसरे या तीसरे प्रोड्यूसर थे। उसके बाद चोपड़ा जी ने मुझे साइन किया साधना के लिए, गुमराह के लिए, हमराज के लिए। एक फिल्म वक्त थी उनकी जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, यश ने डायरेक्ट की थी। आपका कौन सा पीरियड, दौर जो था बहुत प्रोडक्टिव रहा आपके ख्याल से, जिसमें जितनी देर पिक्चर बनाता रहा तो प्रोडक्टिव भी था, अच्छी बन जाती थी पिक्चर। एक आध कोई लुढ़क जाए तो वो तो चलता ही है, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं, आदमी कोई ऐसा इनफॉर्मल तो होता ही नहीं है जी। मगर वैसे आई कैन टेल यू वन थिंग कि देखिए आज भी अशोक साहब मेरे आज भी दोस्त हैं, आज मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बलदेव बोलते हैं, मेरे को चोपड़ा नहीं बोलते। और दिलीप साहब हैं तो बहुत दोस्त हैं, राजेंद्र कुमार, सारे दोस्त हैं, क्योंकि वी हैव बीन टुगेदर, फैमिली फ्रेंड्स। चोपड़ा साहब आपने अपने दौर में इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, किसी एक कलाकार के साथ कोई ख़ास वाक़या या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मेमोरेबल रही हो? एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था जी, और वो मेरी पहली पिक्चर में हुआ था कि मेरी हिम्मत तो पड़ती नहीं थी। जिस वक्त मैंने अफसाना सोचा तो अफसाना हमने सोचा कि द बेस्ट पर्सन टू डू, और सबसे बड़ा दिलीप कुमार को बुलाया कि मैंने कहा साहब हम एक स्टोरी लेके आए हैं, आपको पसंद आए तो। कि बड़ी महजब आदमी, बड़ा कल्चर्ड मैन। तो कहा स्टोरी सुनाइए, स्टोरी सुनाई। कहता है चोपड़ा साहब स्टोरी तो ये हिट है, मगर ये स्टोरी मैं नहीं करूँगा, इसमें कहा मैं जज लगूंगा ही नहीं, इस स्टोरी में भैया को ले लो, अशोक भैया को। मैं क्या अशोक भैया को तो मैं जानता नहीं हूँ। एनीवे एमेंट स्टूडियो में मैं काम करता था, ली और द स्टूडियो जहाँ शूटिंग करनी थी जी। तो उसका जो मालिक था, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे टॉकीज और अशोक कुमार वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर एट दैट टाइम। उससे मैंने कहा कि यार कुछ काम कर दे। उसने अशोक कुमार को कह दिया, अशोक कुमार ने मुझे बुला लिया, मैं घर चला गया उसके। मैं कहा मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ और उसमें आपको लेना चाहता हूँ।
तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं। कर देखिए साहब, बात यह है, इस वक्त मैं काफ़ी पीक पे पहुंचा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे फजूल की पिक्चरों में काम नहीं शुरू कर सकता जो आदमी को कुछ पता ही नहीं है। राम जाने उसको क्या चीज़ पर अच्छी लगी, तो उसने कहा कि तुम्हारी स्टोरी क्या है? मैंने कही सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है, और आई नो कि तुम बिल्कुल नए हो, मुश्किल है तुम्हारे लिए बनानी पिक्चर, मैं कम करूँगा। फर्स्ट डे की शूटिंग में हमारा सारा स्टाफ था आया हुआ, एडिटर, बाकी टेक्नीशियन सारे थे। तो अशोक साहब भी आए हुए थे। अशोक साहब का एक दोस्त आ गया वहाँ सेट पे, तो मैं शूटिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये नया लड़का है, शॉट बड़े आड़े टेढ़े ले रहा है। अशोक कहता मैं भी शायद शो कर रहा है। इतने में पिक्चर का लास्ट शॉट डे का आ गया। कुलदीप कौर उनकी वाइफ थी, हु वॉज फेथलेस, जो प्राण के साथ लगी हुई थी। प्राण अशोक कुमार का गहरा दोस्त था। अब ये जा रहा है तो आगे देखा कुत्ता खड़ा है उसका अपना, अशोक कुमार का। तो वो कुलदीप कौर को कहता देखो, अगर वफादारी सीखनी हो तो कुत्ते से सीख। न कहा इस वास्ते क्योंकि उसको तो पता नहीं कि ये वफादार नहीं है, मगर लगता है ना। तो कहती है अच्छा, तो आपके कुत्ते से मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ दूर से बोला, मैं अशोक साहब जो आप कर रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तो करके दिखाओ। मैं अशोक साहब मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं चाहता हूँ डायलॉग ऐसा हो जो अब एंड में जब बाद में आए तो उस डायलॉग का असर पता लगे। तो आई विल स्पीक इन माई वे, उसको देख लीजिए वो कैसा लगता है। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने किया एक शॉट वैसा ले लो, जैसे तुमने किया एक शॉट वैसा ले लो, और प्राण तुम्हारा डायरेक्टर जो एडिटर है उसको दे दो, उसको वो लेके एक प्रिंट निकाल दे, देख लेंगे। वेरी गुड, चले गए। अगले दिन मैं जी पहुंचा, सेट पे पहुंचा तो 9 बजे पहुंच गया। मैं देखा तो अशोक साहब की गाड़ी खड़ी 8 बजे, अपने MG गाड़ी थी उनकी, वो खड़ी है। देखा ये आदमी तो 10:30 से पहले आता नहीं है, आज क्यों आ गया? ये कहीं मुझे निकालने के लिए तो नहीं आ गया? मैं घबरा गया कि ड्राइवर उनका आया और कहता है साहब आपको बुला रहे। चलिए, मैं गया, दरवाज़ा नॉक किया तो आवाज़ बड़े ग्रफ वॉइस से बोला, कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। आ जाओ। मैं डर गया, मैं गड़बड़ गया इस आवाज़ को। फिर बैठो, बैठ गया। अब चुप, मैं क्या पूछूं? वो भी चुप थोड़ी देर तक। फिर वो कहता है कि सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम BR चोपड़ा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फादर और तुम्हारी मदर तुमको BR चोपड़ा बुलाते हैं? मैं कहा नहीं, वो नहीं बुलाते मुझे BR चोपड़ा, वो तो मुझे बलदेव बुलाते हैं। तो कहता देखो आज के बाद मैं तुमको बलदेव बुलाऊंगा। हाथ जोड़ में क्या बात है? कहता नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तेरे एक नया आदमी, नया डायरेक्टर शॉट देता है, वो शॉट मेरे शॉट से बेटर था। चोपड़ा साहब, आपके करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही निकाह, और आपने ये फिल्म उस वक्त बनाई जबकि मुस्लिम सोशल नहीं बनती थी। तो अचानक उस दौर में आपको कैसे ख्याल आया कि एक मुस्लिम सोशल, और वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल? एक तो ये है कि चूँकि नहीं बनती थी इस वजह से अट्रैक्शन हो गई। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, किसी ने कहा कि एक लेडी आपको मिलने आई है। मैं गया, मैं कहा क्या नाम? कहती मेरा नाम अचला नागर है और मैं मथुरा में रेडियो डायरेक्टर हूँ। तो वो उसने कहा कि आपकी टेलीफिल्म में देखी है, बहुत अच्छी बनाई है, तो मेरे पास वो सब्जेक्ट है, आप टेलीफिल्म बना लीजिए। अच्छा सुना दो सब्जेक्ट। कहते सुनाना कुछ नहीं, लिखा हुआ है, वो जो रेडियो में प्ले हुआ है वो दिखा देती हूँ, आपको दे देती। मैंने ले लिया, मैंने पढ़नी शुरू की थी। आई गॉट इंटरेस्टेड। बेटे को दी, उसने भी कहा भी अच्छी स्टोरी। मैंने कहा अच्छी तो कहते हो, मगर मेरे को भी एक में गड़बड़ है इसमें। कहते क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि ये सेकंड मैरिज, फर्स्ट डिवोर्स हुआ तो सेकंड मैरिज उसने हिंदू से करी। मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं तो ये प्रॉब्लम लेना चाहता हूँ कि डाइवोर्स जब मुसलमान में होता तो होता क्या है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, उसके आगे क्या होता है। तो मैं मुसलमान से कराऊँगा शादी। सर, आप एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, अचानक टेलीविज़न का जन्म हुआ और आपने टेलीविज़न में शुरुआत की,
How come you thought of doing television in spite of the fact that you were so successful in movies? इसके पीछे भी एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा नहीं लंबी चौड़ी, कि टेलीविज़न आ गया। एक दिन क्या हुआ कि वो मिस्टर गिल, एस गिल, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मुझे एक दिन कहते भाई चोपड़ा एक मेरा काम करो, तुम लोग क्यों नहीं सोचते कि क्या बनने के लिए, कुछ बनाने के लिए इसके लिए। तो मैंने कहा अगर आपको चाहिए स्टोरी, कोई कहानी पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आप दीजिए ना, हम बनाएंगे। 10 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, कहता कल तुम मुझे मिल सकते हो दूरदर्शन के बॉम्बे ऑफिस में। मैं क्या मिल सकता हूँ। मैं साहब एंटर हुआ और वो सामने कहता मैंने उनको कहा था ना मैं तुमको दूंगा चोपड़ा, आई एम गिविंग यू महाभारत, यू मेक महाभारत फॉर दूरदर्शन। चुप कर गया मैं। बाद मैं क्या गिल साहब, ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरे तो बस का नहीं, क्योंकि बहुत डाइवर्स है और बहुत कंफ्यूजिंग है, कैरेक्टर पता नहीं कितने हैं, क्या क्या करना, उनको कैसे क्लैरिफाई करना, ये बड़ा मुसीबत है। कहता नहीं चोपड़ा, यू विल डू इट। जी, आपने तो शायरी भी, आपकी फिल्मों की बहुत ऊंची शायरी रही है जितनी वो इसी की वजह से। आई एम ए लिटरेरी मैन बेसिकली। जी, लिटरेचर का शौक था पढ़ने का, पोइट्री का पढ़ने का शौक था। और ये एक बार हमारे कॉलेज में मुशायरा था जी, और उस मुशायरे में साहिर साहब आए हुए थे, तो वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम इसलिए इन्होंने कलकत्ते के कहत के ऊपर, अभी भी याद है, पोइम लिखी थी। इस वक्त सुनते सुनते आँख में आंसू आ जाते। तो जब यहाँ आए पता लगा कि साहिर साहब आए हुए हैं, हम लगे, बोला साहब हम तो आपको जानते हैं, वहाँ मिले थे, हमारे यहाँ का आप काम करेंगे। अरे आपके साथ काम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। हमारे 23 साल काम किया। आप बहुत फ्यूचरिस्टिक रहे हैं अपनी अप्रोच में चोपड़ा साहब। आपका विजन जो है हमेशा बहुत बड़ा रहा है। यू वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर जिसने BR डबिंग थिएटर लगाया, वीडियो इक्विपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह, ये सब आपने बहुत पहले लगाया। तो इस विजन के पीछे रीज़न क्या है? रीजन तो कुछ नहीं कह सकता इसमें कोई, बस सिर्फ इतना मुझे पता था कि मैं कहता था कि मैं जो भी करूँगा, फिल्म ने मुझे सहारा दिया है, फिल्म ने मुझे दिया है। मैं रिफ्यूजी बन के लाहौर से आया था, बस नोबडी। मैं फिल्म में पैसा अपना लगाऊंगा और फिल्म में उस जगह पैसा लगाऊंगा जहाँ पर मेरी इंडस्ट्री वालों को फ़ायदा हो सके। मैं नहीं करूँगा था। और यही हुआ कि मैं एक बार गया हुआ था अमेरिका, और मैं वो देखा, इक्विपमेंट देखा कि भाई ये डबिंग थिएटर में डबिंग किस तरह से होता है। तो ये डबिंग डिफरेंट था, कंप्यूटराइज था जी। तो मैंने कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छा। मैं कहा लेट मी, मैं आकर के गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उन्होंने मेरी मदद भी की, थिएटर लगा दिया। अब जब महाभारत बनने लगा तो मैं फिर गया अपने मिस्टर गिल के पास। आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट दी होल इक्विपमेंट, आई वॉन्ट टू मेक ऑन माई ओन इक्विपमेंट। तो मिस्टर गिल हेल्प मी, आई ब्रॉट द इक्विपमेंट, सो दैट्स हाउ द इक्विपमेंट केम हियर एंड दैट्स हाउ द इक्विपमेंट केम इन द थिएटर। चोपड़ा साहब, इतने बड़े दौर के अंदर आपने बहुत तरह की फिल्में बनाई, टेलीविज़न में भी काम किया, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एम्बिशन आपका भी जो अभी तक बाकी हो? उम्र तो हो गई है जी, कोई लिमिटेड ही है, अब तो कोई हम नहीं होगा ज़्यादा। आई चाहता हूँ मैं एक पिक्चर बहुत देर से प्लान की हुई है और मैं बनाना चाहता हूँ कि माँ बाप जो हैं, जो आपस में बहुत प्यार करते हैं जी, और उनके बच्चे होते हैं, माँ बाप अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पालते हैं, अपने अपने पेट काट करके उनको पैसा देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पे करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब मेरी शाम आएगी शायद उसका साया मेरे बच्चों को देंगे मुझे। मगर अफसोस होता है कि जिस वक्त कि वो आदमी बड़ा होता है और रिटायर होता है जब अपने काम से, और उसके बच्चे पहला काम तो ये करते हैं, वहीं ने फैसला किया एक आदमी माँ ले जाए, एक आदमी बाप ले जाए। तो मैं वहाँ उसको बोला, ऑफकोर्स किया, और बाप ने कहा कि देखो हमने, भगवान ने हम दोनों को मिलाया और तुमने हमें अलग कर दिया। आपने बहुत फॉन्डली अपनी वाइफ के बारे में बहुत जिक्र किया है, उनकी कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में क्या रही? वेल, एज ए वाइफ भी कह सकता हूँ कि ऑफ कोर्स वी आर, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि बहुत अटैच टू ईच अदर, वी गो आउट टुगेदर ऑलवेज। पर एक बात ज़रूर है
कि शी यूज्ड टू से कि हमेशा ये कहा करती थी, तो आपको पसंद है? मैंने कहा मुझे पसंद है, देन बनाओ। क्यों? यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू मस्ट हैव कन्विक्शन, अपना कन्विक्शन, एंड आई विल सपोर्ट यू इन दैट कन्विक्शन। He is a wonderful husband. Most of the times my husband says that behind every successful man is a nagging wife. आजकल की फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह की फिल्में आजकल बन रही, जिस तरह का दौर फिल्मों का आजकल चल रहा है, आजकल की फिल्में हैं, स्टोरी तो होती नहीं है, सिर्फ पिक्चर पैसा बनाने के लिए बनाई जाए। पैसा ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पिक्चर में कोई बात होनी चाहिए, कोई सब्सटेंस होना चाहिए, कोई स्टोरी होनी चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए, कुछ तो हो स्टोरी में जो याद रहे। आज तक जितनी स्टोरी है हमको याद है, मदर इंडिया भूल नहीं सकती, शांताराम की पिक्चर नहीं भूल सकती, मेमन रॉय की पिक्चर नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? इस वास्ते कि पिक्चरों में अंदर बात थी। स्टोरी पे दे डोंट बिलीव, दे बिलीव इन इंसिडेंट्स, दे बिलीव इन सम पॉइंट्स। कोई ये करें, कोई गाना, कोई ये सीन आइटम की आइटमाइज है सारा हुआ। थैंक यू वेरी मच चोपड़ा साहब, इट हैज़ बीन लवली टॉकिंग टू यू।